हाय एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो लार्ज डिस्टेंस होते हैं उनको हम कैसे मेजर करते हैं, और अगर जैसे हमें ये बोल दिया जाए कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है उनको हम कैसे मेजर करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो जिन चीज़ों को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं उनको हम किस तरह से मेजर करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक मेटल की थिकनेस है, उस मेटल की थिकनेस बतानी है कि वो कितनी थिक है, या फिर उसके अंदर कोई भी होल्स वगैरह है या नहीं, तो उनको हम किस तरह से मेजर करेंगे। तो हमें सबसे पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ मैटर शीट। किसी भी जो मैटर की थिकनेस है वो कितनी है, तो इसके लिए मानेंगे कि जो मैटर की थिकनेस है वो d है। अब हमें नहीं पता ये d कितनी होगी, हमने सिर्फ माना है कि कोई वैल्यू d है। जो अब हम लेते हैं यहाँ पे कोई भी टॉर्च ली जिसका सिग्नल हमें सेंड करना है, यहाँ से हमें इस टॉर्च के सिग्नल को सेंड करेंगे। मान लिया उस सिग्नल की स्पीड कितनी होगी v, और t वो टाइम पीरियड है जिस टाइम के अंदर ये सिग्नल अंदर जाएगा और टकराकर वापिस आ जाएगा। ये क्या होता है, इसका टोटल टाइम। अब हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये तो वो डिस्टेंस हो गई कि जिस यहाँ से लेकर यहाँ तक गया और वापस आया, मीन्स डबल डिस्टेंस हो गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसकी सिर्फ थिकनेस चाहिए, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, टाइम को हाफ कर देंगे, t/2। हाफ टाइम का मतलब क्या है, ये सिग्नल v स्पीड से यहाँ तक t/2 टाइम में जाता है, और यही इतनी ही इसकी क्या हो जाएगी, सिग्नल की डिस्टेंस। और सिग्नल की डिस्टेंस का मतलब क्या है, मैटर की थिकनेस। अब हमें पता होगा सिग्नल की स्पीड कितनी है, वो स्पीड ये मेंशन करेंगे कि उसकी स्पीड 220 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम हमें पता चल जाएगा कि 5 सेकेंड के अंदर वो वहां तक जाती है, क्योंकि 10 सेकंड में वो वापस आ जाती है। अगर 10 सेकंड में वापस आई तो ये वाला टाइम कितना होगा, यहाँ पे t की वैल्यू हम मान लेते हैं 10 सेकंड। अगर 10 सेकंड के अंदर वो जो सिग्नल है अंदर की तरफ गया और वापस भी आ गया, तो इसका मतलब जो d के अंदर हम पुट करेंगे वो कितना पुट करेंगे, 5 सेकेंड। तो यहाँ से 220 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया, मीटर पर मीटर। तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 1100 मीटर। तो इस तरह से हम किसी भी मैटर की शीट की थिकनेस को हम मेजर कर सकते हैं। ये तो मीटर के अंदर है, कोई ज़रूरी नहीं है मीटर के अंदर, ये मिलीमीटर में आ सकती है, सेंटीमीटर में आ सकती है। ये सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि किसी भी मैटर की शीट को हम कैसे मेजर करेंगे। प्लस अब हम इसमें ये देखना है कि इसमें अगर होल है बीच में तब क्या होगा। अगर यहाँ पे होल होता तो ये जो सिग्नल है ये होल एब्जॉर्ब कर लेता और हमें वापस यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड सिग्नल मिलता ही नहीं। तो इसका मतलब इस मैटर की शीट के अंदर कोई डिफेक्ट है। तो इस मेथड से हम उस डिफेक्ट को भी मेजर कर सकते हैं, उस डिफेक्ट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी मैटर की शीट की थिकनेस को मेजर करेंगे। अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ हील, कि ये एक पर्सन खड़ा है यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या है, एक हील है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अब यहाँ पे बीच में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक रोड हो, यहाँ पे मे बी कोई भी नदी वगैरह हो, रिवर्स हो, या फिर कोई भी गड्ढा वगैरह हो। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इस डिस्टेंस को अगर मेजर ना कर पाए तो क्या करेंगे, इस टाइम पे ये जो पर्सन होगा यहाँ से एक साउंड रिलीज करेगा। अब यहाँ से इसने साउंड को रिलीज किया तो ये साउंड गई, जिसको हम बोलेंगे इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव। और ये इस हील से टकराकर वापिस आएगी, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव। वही अब इसने जो इंसिडेंट वेव भेजी है उसको वो हमने कौन सी ली है, साउंड ली है। तो इस साउंड की स्पीड लेंगे हम, एयर के अंदर साउंड की स्पीड कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड। और ये पर्सन ने टाइम को ऑब्जर्व कर लेगा कि उसने साउंड इतने टाइम पर भेजी थी और इतने टाइम पे वो वापिस आ गए। तो इसके पास कोई भी एक टाइम होगा जिसको हमने मान लिया t सेकेंड। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, मान लिया उनके बीच की डिस्टेंस है s, तो s किसके इक्वल होगा, v इंटू t/2।
t/2 क्यों लिया, क्योंकि हमें तो एक ही डिस्टेंस को मेजर करना है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डबल डिस्टेंस हो जाएगी अगर हमने डायरेक्टली t पुट कर दिया। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी डिस्टेंस को, हील की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कौन सा लेना है, वो टाइम लेना है जितने टाइम में वो वेव वहां तक जाती है। और यहाँ पे जो साउंड का कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किया वो इको कॉन्सेप्ट यूज किया। अब इको का मीनिंग क्या होता है, इको का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हम एक बंद रूम में होते हैं, रूम के अंदर जैसे ही हमने क्लैपिंग की तो उस क्लैपिंग की साउंड हमें थोड़े टाइम बाद जब वो दोबारा सुनाई देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। इको का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिपीटिशन ऑफ साउंड को ही हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। कई बार जैसे हम कोई भी घर है, वो नया घर है, बन रहा है, तो उस टाइम पे जैसे हम जोर से चिल्लाएंगे तो हमें हमारी ही आवाज़ दोबारा से सुनाई देगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इको। तो इसके अंदर भी इको मेथड का ही यूज किया गया है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड क्या होता है डिस्टेंस को मेजर करने का। नेक्स्ट है राडार। राडार का फुल फॉर्म क्या होता है, राडार मीन्स रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका मीनिंग क्या होगा कि रेडियो वेव्स का हम इसमें यूज करेंगे। कौन सी वेव्स का यूज किया हमने, रेडियो वेव्स का। उसके थ्रू हम डिटेक्ट करेंगे, किसको, रेंज को डिटेक्ट करेंगे। रेंज का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस को डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हमने ये इस तरह से एक सिस्टम अरेंज किया। ये क्या है कि जब कोई भी एरोप्लेन है वो आ रहा है तो वहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, एयरपोर्ट के ऊपर जो वो ये बताते हैं कि ये वाली फ़्लाइट इतने टाइम से लेट है, ये इतनी देर में पहुँच जाएगी, तो उनको कैसे पता चलता है ये। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे क्या लगाया है, एक एंटीना लगाया है, ये यहाँ पे रिसीवर हो गया और ये उनका रूम हो गया जहाँ पर वो बैठकर इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो स्क्रीन के ऊपर बैठ के देखेंगे, ये चेयर हो गई इनकी, तो यहाँ पे बैठ के वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाली फ़्लाइट कितने टाइम से लेट है या फिर वो कितने टाइम में पहुँच जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या लिया, रेडियो वेव्स को एंटीना के थ्रू इंसिडेंट करवा दिया। अब अगर वो एरोप्लेन आ रहा है, यहाँ पे वो फ्लाइट है, तो ये जो रेडियो वेव्स होगी उस फ्लाइट के साथ स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद फिर से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एंटीना उनको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। एंटीना रिसीव करके रिसीवर को पहुंचाएगा और रिसीवर उसको स्क्रीन पर, तो वहाँ से उनको क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस। अब यहाँ से डिस्टेंस कैसे मिल गई, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। जैसे ही वो रेडियो वेव्स को भेजेंगे और वो रिसीव करेंगे तो उनके पास टाइम मिल गया, उस टाइम का उन्होंने हाफ कर दिया। अब स्पीड क्या, जो रेडियो वेव्स की स्पीड होगी उसको इन्होंने मान लिया c। तो यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, वो c इंटू t/2। अब जो रेडियो वेव्स उनकी स्पीड हमेशा कितनी होती है, 3 × 10⁸ और टाइम की वैल्यू उनके पास है, तो इस तरह से वो डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे और ये बता देंगे कि वो फ्लाइट है वो इतनी डिस्टेंस पर है। अब डिस्टेंस अगर मान लो वो फ्लाइट है ही नहीं यहाँ पर, तो उस टाइम पे क्या होगा, रेडियो वेव्स गई, अब उनको रिफ्लेक्शन के लिए कोई सोर्स नहीं मिला, कोई भी एरोप्लेन वहाँ पे तो है ही नहीं, तो अगर रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो इसका मतलब उनको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कोई फ्लाइट है ही नहीं और वो फ्लाइट क्या है, लेट है। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, उनको कैसे पता चलेगा कि ये फ्लाइट इतने टाइम में पहुँच जाएगी, इतने घंटे की दूरी पर है। तो अब उनको जब डिस्टेंस पता चल गई, उनको पता है कि जो फ्लाइट है वो इतनी स्पीड से उड़ रही है, तो जब डिस्टेंस पता चल गई और फ्लाइट की स्पीड पता चल गई, डिस्टेंस और स्पीड है तो फ्लाइट कितने टाइम में रनवे पे पहुँचेगी ये भी उनको पता चल जाएगा और इस तरह से वो बता देते हैं कि इतने टाइम में वो फ्लाइट आ जाएगी। तो इसका प्रिंसिपल क्या हुआ, जो राडार है ये वही वाला राडार है जो, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा राडार का, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव या फिर इको इसका प्रिंसिपल होगा। नेक्स्ट है सोनार। सोनार का मीनिंग क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, इसमें हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स ली। अल्ट्रासोनिक सिग्नल को हमने यहाँ पे ये मान लिया ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर से नीचे की तरफ हमने अल्ट्रासोनिक वेव सेंड की और उसके बाद रिसीवर ने इनको क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अब हमें इसका यूज कहाँ पर करेंगे,
सी की डेप्थ को मेजर करने के लिए हमें ये बताना है कि जो सी है वो कितना गहरा है। अब हम सी की डेप्थ को किसी भी मीटर से तो मेजर कर नहीं सकते, उसके लिए हम एक डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ेगा, और वो मेथड कौन सा होगा? सोनार होगा। इसमें हमने अल्ट्रासोनिक वेव को सेंड किया और वहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्पीड v, और कितने टाइम में वो वापिस आ गया? उसका हाफ। तो इस तरह से हम यहाँ से सी के डेप्थ को मेजर कर लेंगे। सी की डेप्थ को हमने यहाँ पे d मानना है, तो d इज इक्वल टू वी इंटू टी बाई 2। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि क्या एक ही बार में मेजर करते ही पता चल जाएगा? अगर बीच में कोई स्टोन आ जाता है यहाँ से, तो वो स्टोन से भी तो टकरा कर वापिस जा सकती है, तब तो हमें उसकी एक्चुअल डेप्थ का पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेम एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करेंगे, और जब हम इसको बार बार रिपीट करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आएंगी। तो उन सभी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम ये बता देंगे कि जैसे एक बार इसकी डेप्थ आई 200 किलोमीटर, एक बार आई 201 किलोमीटर, एक बार आई 202 किलोमीटर, और एक बार फिर से 201.5 किलोमीटर। तो इन सभी का हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखो 200 किलोमीटर का मतलब कोई स्टोन या कोई फिश वगैरह आ गई। 201 किलोमीटर का मीनिंग भी यही है कि मे भी उसकी एक्चुअल डेप्थ हो। 202 का मीनिंग क्या, कहीं पर क्या पता गड्ढा हो, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि उस सी की डेप्थ कितनी है और यहाँ पे इसका जो फ्लोर है वो कितना स्मूथ है। तो यहाँ से इन सभी की एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट करके ये बता देंगे कि जो सी की डेप्थ है वो अप्रोक्सीमेट इतनी डेप्थ है। तो ये हो गया सोनार। तो इस तरह से सोनार, राडार या फिर हील की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें स्टार की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो अर्थ से, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए अर्थ और स्टार के बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे पैरालेक्स मेथड। पैरालेक्स मेथड क्या होता है? इसमें हमने क्या लिया, जैसे हमने ये डॉट है, इसको ऑब्जर्व करना। जब हम अपनी लेफ्ट आई से देखेंगे तो इस डॉट की जो पोजीशन है वो कुछ और दिखेगी, और जब हमने राइट आई से देखी, मान लेते हैं जैसे हमने लेफ्ट से देखा, इस डॉट की पोजीशन हमें ये दिखी, और राइट आई से मेजर करने के बाद इस डॉट की पोजीशन हमें ये दिखी। तो इन दो डॉट्स की जो पोजीशन के बीच में डिफरेंस होता है, इस मीन्स रिलेटिव शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ पेन विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। पेन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे डॉट के लिए ही हमने पेन यूज किया है। तो जैसे हमने लेफ्ट आई से देखा तो ये यहाँ पे दिखा, और राइट आई से देखा तो ये हमने यहाँ पे दिखा। तो उस टाइम पे लेफ्ट और राइट आई के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, और इस बी को हम बोलते हैं बेसिस। बी को हम बोलेंगे बेसिस, और इसी को हम बोलते हैं पैरालेक्स। पैरालेक्स का मतलब क्या है कि कंफ्यूजन हो रहा है, हमने यहाँ पे ये डॉट या फिर ये पेन ऐसे पकड़ के रखा है, इसको हम लेफ्ट आई से देखेंगे तो इसकी पोजीशन हमें यहाँ से दिखेगी, राइट आई से देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगी। तो हो गया ना कंफ्यूजन कि ये पेन एक्चुअल में इसकी पोजीशन क्या है, ये वाली पोजीशन है या फिर ये वाली पोजीशन है। तो यहाँ पे इसी कंफ्यूजन को हमने नाम दिया है पैरालेक्स। और लेफ्ट और राइट आई मीन्स जिन दो पोजीशन से हम इस डॉट को मेजर कर रहे हैं, उन दो पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेसिस, और बेसिस को हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल b से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमने कोई भी स्टार लिया है O, इसको हमें अर्थ से मेजर करना है कि कितनी डिस्टेंस पर है ये स्टार। अर्थ के एग्जाम्पल को समझने से पहले हम एक बार पेन वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से लेते हैं कि ये हो गया लेफ्ट आई से और ये हो गया राइट आई, और ये हो गया हमारा पेन जो हमने देखा। लेफ्ट आई से देखने पर ये पोजीशन दिखी थी और राइट आई से ये पोजीशन, और एक्चुअल में उसकी पोजीशन क्या थी यहाँ पर। तो इसका मतलब ये जो पेन था इसने हमारी आईज के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाया था, ये थीटा। तो एंगल किसके इक्वल हो गया था, बी बेसिस बाई उनके बीच की डिस्टेंस एस। तो यहाँ से अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी तो हम क्या करेंगे, बी बाई थीटा। बी की वैल्यू हमें पता, बेसिस हमारे लेफ्ट और राइट आई में कितना डिस्टेंस, और थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब
इस तरह से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत नज़दीक ऑब्जेक्ट है इसलिए इतना बड़ा एंगल बन गया, अगर यही डिस्टेंस बहुत दूर होती, ये हो गया लेफ्ट और राइट आई के बीच का डिस्टेंस, अब देखो ये एंगल कितना हो गया, कम हो गया। अगर यही पॉइंट और ज़्यादा दूर हो जाए, और भी ज़्यादा दूर हो गया, तो उस टाइम पे ये एंगल और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एंगल क्या होता जा रहा है, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होती गई एंगल भी क्या होता गया, कम। अब यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं अर्थ और स्टार्स के बीच की। अब स्टार तो क्या बहुत ज़्यादा दूर है, सन सबसे नज़दीक का स्टार है अर्थ के, और सन की ही डिस्टेंस अर्थ से कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो और जो दूसरे स्टार होंगे उनकी डिस्टेंस तो और भी ज़्यादा दूर हो गई। तो इसका मतलब उस टाइम पे हम आइस वाला एंगल तो मेजर ही नहीं कर सकते, इतना नेग्लिजिबल होगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अर्थ की दो जगह पर जाकर इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, मीन्स स्टार को ऑब्जर्व करेंगे। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर दो जगह से हम मेजर कर पाएँ। तो इसके लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया कि एक बार हमने E1 पोजीशन पर उस स्टार को ऑब्जर्व किया और एक E2 पर, या फिर दो डिफरेंट पर्सन क्या करेंगे, दो अलग अलग पोजीशन से एक ही टाइम के ऊपर उस स्टार को ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया E को, तो ये हो गई ऑब्जेक्ट O E1 से और E2 से, ये एंगल कितना होगा, थीटा। अब हमें नहीं पता ये एंगल कितना है थीटा, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमने माना कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है E1 और E2 उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो B है, B मीन्स बेसिस, और जो ऑब्जेक्ट मीन जो स्टार हमने लिया अर्थ से उसकी डिस्टेंस है S। तो S क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए स्टार फ्रॉम द अर्थ। अब हमें यही डिस्टेंस तो कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। एंगल कितना है, थीटा, आर्क कितनी है, b, और रेडियस कितनी है, s। अब हमें निकालना है s इज इक्वल टू बी बाई थीटा। अब हमें यहाँ पे थीटा नहीं पता, थीटा कितना, तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जब हमने E1 पोजीशन से स्टार को देखा तो ये स्टार हमें कहाँ पर दिखा था, O डैश पर, और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा था, 5 इस एंगल को तो हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह जब हमने इसको E2 पोजीशन से देखा तो E2 पोजीशन पर देखने से ये स्टार हमें कहाँ पर दिखा, इस जगह पर O डैश पर, यहाँ पे इसने कितना एंगल बनाया, 5-2। अब देखो यहाँ पर ये एंगल बना रहा है 5-1 और यहाँ पर एंगल बना रहा है 5-2। हमने एक पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर ली इन दोनों के पैरेलल में, तो ये एंगल कितना होगा, अल्टरनेट एंगल है 5-1, और ये एंगल भी कितना होगा, 5-2। तो यहाँ पे हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, 5-1 प्लस 5-2, और 5-1 और 5-2 तो क्या, जो हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करके इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो इसका मतलब एंगल को तो हम मेजर कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 5-1 और 5-2 की वैल्यू, और इस तरह से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे फ्रॉम द अर्थ, कि कोई भी स्टार या कोई भी प्लेनेट है वो अर्थ से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि जो डिस्टेंस को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते उनको हम कैसे मेजर करेंगे। और पैरालैक्स मेथड, पैरालैक्स का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ कंफ्यूजन होता है इसका मीनिंग। पैरालैक्स का मीनिंग क्या है कि कंफ्यूजन है, और इस मेथड में हमने क्या किया है, लार्ज डिस्टेंस को मेजर किया है। इस चैप्टर का कल लास्ट लेक्चर होगा, और जिसमें 2 टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर के रहते हैं वो स्टडी करेंगे, उसके बाद 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा। थैंक यू।